हाय डियर फ्रेंड। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, तो हमारा सिक्स का इतिहास कंप्लीट हो गया था और हमारा आज सामाजिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, जिस भी एग्ज़ाम की बेसिक तो यहीं से, ये तो मान के चलिए बेसिक यहीं से शुरुआत होनी है, ठीक है। और इसी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बेसिक लेवल अगर मजबूत होगा तो कोई भी बुक समझ में आएगी। तो आप लोग इस किताब को पहले अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 है, ये क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान है। पार्ट 1 है विविधता की समझ। क्या है विविधता की समझ? इसका फर्स्ट हेडिंग है गैर बराबरी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है, तो आप लोग जो 7 6 में वो भी पढ़ सकता है, और जो किसी भी एग्ज़ाम में, इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो पढ़ सकता है। मतलब जिसमें जीके जीएस साइंस वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हो उसके लिए। चलिए देखते हैं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। कहने का मतलब है कि गैर बराबरी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई अवसर है, ना ही उनके पास जमीन है, ना ही उनके पास पैसे हैं, पैसे जैसे कि संसाधन जो कि दूसरों के पास है, ठीक है। तुलना की जा रही है। फिर इसलिए गरीब और अमीर की विविधता का रूप नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ठीक है। यह बीच लोगों की मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। यह क्या है? लोगों के बीच की मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। अब देखते हैं जाति व्यवस्था। असमानता एक उदाहरण है। इस बंटवारे के आधार था लोग किस तरह काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं। जाति व्यवस्था का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? असमानता एक उदाहरण है किसका? कि इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह काम करते हैं और किस जाति में पैदा होते हैं। भारत में विविधता। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं। ये सबको पता है। आप लोगों को तो मान लीजिए जहाँ जिस भी शहर में आप किसी भी स्टेट को या फिर उत्तर से दक्षिण चले जाइए तो बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन वास्तव में हमें गहराइयों से सोचे तो हम एक ही तरह की चीज करते हैं, केवल तरीके अलग हैं, ठीक है। मतलब खाना तो हम लोग भी खाते हैं, और कश्मीर में चले जाए तो वहाँ की जलवायु वातावरण दूसरा मिलता है, ठीक है। विविधता के कारण। प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन, अकाल, अन्य कारण से एक स्थान से, ये स्थान नहीं रहेगा, स्थान रहेगा, से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे, क्योंकि इस समय जैसा साधन नहीं होता था, ठीक है। इस कारण, यह कारण रहेगा, वहाँ की संस्कृति, भाषा सीख लेते थे। मान लीजिए कहीं भी जो इंसान जाके रहने लगेगा तो कुछ दिन में उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगी और वहाँ की सांस्कृतिक और भाषा को क्या करता है, धीरे धीरे सीख लेता है, समझने लगता है। अपनी पुरानी संस्कृति नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर संस्कृति उभरने लगती है, ठीक है। दोनों का एक साथ सामंजस्य, ठीक है। विविधता के लिए भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, और लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के रूप में संस्कृत परंपराओं को ढाल लेते हैं। चलिए देखते हैं नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज। नेहरू की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? भारत एक खोज। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग
तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने भावना, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता। अनेकता में एकता का विचार नेहरू द्वारा दिया गया। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? नेहरू द्वारा। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया। पहला चैप्टर विविधता, ठीक है। और दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? विविधता एवं भेदभाव, ठीक है। क्या नाम है? विविधता एवं भेदभाव। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भौगोलिक इतिहास का असर पड़ता है, ठीक है। मतलब जो पुराने प्राचीन समय में लोग किए होते हैं उसका असर पड़ता है। अब पूर्वाग्रह का मतलब क्या समझ लेते हैं, क्या होती है पूर्वाग्रह? तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसका अर्थ होता है पूर्व निर्णय, ठीक है, पहले से चली आ रही परंपराएं, ठीक है। अर्थात किसी मामले के तथ्य के जांच किए बिना राय बना लेना या मान लेना, ठीक है। किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना क्या है? पूर्वाग्रह है। कई बार लोगों के संदर्भ में नकारात्मक, ठीक है, पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को क्या करता है? जन्म देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लड़की है, खाना बनाती है और जॉब भी करती है, तो ऐसा कई घरानों में होता है कि लड़की है तो खाना वही बनाएगी और पुरुष नहीं बना सकता, क्योंकि लड़कियां खाना बनाने के लिए ही बनी होती हैं। तो ऐसा कई घरानों में आज भी कई घरानों में देखने को मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। या फिर ये एक एग्जाम्पल और ये भी ले सकते हैं कि लड़कियां रोती हैं किसी बात पे और लड़कों को ऐसा शुरू से सिखाया जाता है कि तुम तो लड़की हो, तुम नहीं रो सकते। तो ये सारी एग्जाम्पल आप लोग लेकर देख सकते हैं। और कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की के भेदभाव को जन्म देते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा दिया है, लड़कियां ऐसी होती हैं कमजोर, कोमल, मृदु भाव की। ये पहले से ही अपनी राय बना लिए हैं लोग, जो हमारे सामाजिक में अभी तक चली आ रही है। लड़के वे रोते नहीं, कमजोर नहीं, वे तो बहादुर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए लड़कों पर संकट आएगी वो भी रो सकते हैं, लेकिन ये हमारी पूर्वाग्रह है, ठीक है, कि ये सब और ये हमारे समाज में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देती है और जो भेदभाव को जन्म देती है। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़के को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बराबर पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणा समझ में आ रहा है? जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मान लीजिए धर्म, ठीक है, और लिंग या देश के आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को या किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ बोलते हैं। ये हमारी क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के साँचे में जड़ देती है। क्या करती है? जड़ देती है। जैसे कोई मजदूर है, अगर थोड़ा सा जाति मतलब कि जाति या फिर जनजाति ST ये सारी कैटेगरी से आता है, तो लोग उसको क्या, उसके सामने भेदभाव, मान ली मजदूरी करता है तो लोगों को ऐसा मानना होता है कि सिर्फ वो मजदूरी कर सकता है, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। तो ऐसा भेदभाव नकारात्मक और ये सब हमारी क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है, जो SC और ST में होता है, ठीक है। और उस पर तो सरकार बहुत सारे जोड़ भी दिया है और आरक्षण भी प्रदान किया है, जिससे वो भी क्या हो, OBC की बराबरी या जनरल की बराबरी कर सके, इसीलिए तो आरक्षण मिलता है।
और भी बहुत चीज़ों के लिए मिलता है। चलिए, जब हम लोग पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं व्यवहार, जैसे मैंने बताया ना कि वो लेबर है, मान लीजिए कोई SC ST कास्ट का है या फिर अदर कास्ट का है, थोड़ा सा लो लेवल का है, नीच कास्ट का है, तो उसको उसको लेबराई करता है, तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लोगों के अंदर ऐसी धारणा हो जाती है कि वो जो करता है उसी लायक है। ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। विविधता, वे समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। विविधता है, वे समुदाय सदस्य है जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। समानता, यदि ये गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद धार्मिक जनजातीय समूहों, ठीक है, जनजाति जैसे मैंने पहले ही बताया, जाति जनजाति समुदाय के किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब दलित का देख लेते हैं। दलित शब्द नीची कहे जाने वाली लोगों की अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया या कुचला हुआ। ऐसे सरकार ऐसे लोगों को किस में रखती है, अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रहती है। ठीक है, और भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को क्या करती है, जन्म देती है। ठीक है, दलित लोग हो गए और किसी विशेष जगह के और क्या जनजातीय समुदाय के लोग हो गए। ठीक है, ऐसी जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, भारत में जाति व्यवस्था के भेदभाव को जन्म देते हैं। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष के सम्मान के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल होता है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, संघर्ष के समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल होता है। 1947 में हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। ठीक है, तो 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और कानूनी रूप भी दिया गया, परंतु आज भी असमानता क्या है, व्याप्त है। हमारी जो समानता है वो सिर्फ कानूनों तक, मतलब संविधान तक सीमित रह गया है और समाज में आज भी असमानता व्याप्त है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत सुधार। चैप्टर 3 है सरकार क्या है। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा क्या, सरकार क्या है। तो सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों के समूह से होता है। सरकार एक से मतलब नहीं है, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह से होता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय, राज्य और निश्चित काल के एक साथ निश्चित पद्धति द्वारा क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के स्तर को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य स्तर पे किसी विशेष राज्य का संचालन करती है उसे राज्य सरकार कहते हैं। स्थानीय यह गांव शहर के प्रशासन को क्या करती है, संभालती है, इसे पंचायती या नगरपालिका के नाम से जानते हैं। सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार के कार्य, सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन क्या करना पड़ता है। छोटे व बड़े शहरों के कार्यों की जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं। जैसे सड़क निर्माण हो गया, गांव में नालियाँ उलिया बनवाने का काम हो गया, ये सारी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। या हम आपको सरकार की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, जैसे कानून बनाना, निर्णय लेना, ठीक है, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों की कार्रवाई करना, राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करना और जन कल्याण कार्य करना। ठीक है, इत्यादि ये सारी चीजें हैं।
सरकार कानून बनाती है, उसे लागू भी करती है। सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनी है, जनता के द्वारा ही चुनी गई होती है जो सरकार होती है। तो जो वो इसीलिए जो कहती है वो लोगों को मानना होता है। सरकार के कार्य प्रकार, सरकार के निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी बाध्य बनाने शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ की सरकार कैसी है। विश्व में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन हम आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। पहला है लोकतांत्रिक सरकार। इसमें निर्णय लेने की शक्तियों को लोगों द्वारा प्रदान की जाती है और अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत होता है। मतलब जनता अपनी प्रतिनिधि क्या करती है? चुनकर भेजती है तथा निर्णय प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता खुद जाके वोट डालती है या मतलब खुद ही सरकार को चुनती है, जैसे गांव का प्रधान हो गया, ठीक है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें वो क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है और फिर वो कुछ और मिल के फिर और क्या करते हैं? सरकार की निर्माण करते हैं। फिर होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? इस प्रकार की सरकार निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा या रानी के पास। जनता से क्या होता है? निर्णय नहीं लिया जाता है। ये निरंकुश शासन भी कह सकते हैं। और इसमें अगर सरकार कुछ गलत करती है, मतलब लोकतंत्र में सरकार कुछ गलत करती है तो इधर जनता क्या करती है? धरना प्रदर्शन, बहुत ऐसे कार्य करती है जिससे सरकार को क्या होता है? अपनी निर्णय बदलनी पड़ती है। भारतीय लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ के लोगों के पास अपने नेता की चुनने की शक्ति लेती है। लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश है। इसके अंतर्गत प्रतिनिधि क्या करते हैं? वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। सरफ्रेज मूवमेंट, इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को मत डालने के लिए क्या करना पड़ा? संघर्ष किया। महिलाओं ने वोट डालने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। इस आंदोलन में महिलाओं को मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 1920 में। इंग्लैंड में 1928 में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 4, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, ठीक है। लोकतांत्रिक भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जब हम बोलते हैं कि सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तब हमारा अर्थ क्या होता है? इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बताया गया है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? आप लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित करेंगे? भागीदारी देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहला लक्षण क्या होता है? कि भागीदारी लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं।
चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुनते हैं। नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भारत में 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। एक सरकार चुनाव जीतकर बनती है। वोट के माध्यम से जनता भागीदारी सुनिश्चित कर होती है। भागीदारी के एक मिनट मैं फिर से बोलती हूँ। भागीदारी के अन्य तरीके, लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी क्या करते हैं, निभाते हैं। जैसे विपक्ष पार्टी के नेता लोग हो गए, विपक्ष पार्टी हो गया। कई तरीकों से जिस माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि के द्वारा। आंदोलन के जरिए लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं मुद्दों पर सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन सरकार पर जिस पर क्या कर रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मान लीजिए कहीं का सड़क खराब है, या फिर कहीं कुछ ऐसी हो गई पानी की समस्या, या फिर कोई जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, तो लोग उस पर क्या करते हैं, आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन के जरिए प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है। जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। विवादों का समाधान तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। कई तरह भेदभाव की दशा में कुछ मुद्दे विवाद का विषय बन जाते हैं। जैसे धार्मिक जुलूस, उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद, समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि समानता, इसलिए भारत की संविधान में समानता जैसे अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, भारत में समानता जैसे अधिकार को किस रूप में वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकार के। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, और इनकी सुरक्षा स्वयं कौन करता है, संविधान करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर व्यक्ति को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा सरकार अस्पृश्यता या छुआछूत की प्रथा पे रोक जैसे कानून का निर्माण करती है तथा सरकार विवादों की समाधान संवैधानिक कानूनों के आधार पर होता है। ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत, ठीक है, कि मतलब किसी को नीच दिखाना या उससे मत छूना, ये नीच कास्ट का ऐसा कुछ मान लीजिए होता है। मान लीजिए कोई नीच कास्ट का है तो उसे मत छूना है, या फिर कोई ऐसा है, कोई टिफिन वैसे नहीं होता है कई जगह, तो ऐसे पे क्या करती है सरकार, कानून बनाती है। ठीक है, और इस पे रोक लगाती है। अब देखते हैं पार्ट 5, पंचायती राज। क्या, पंचायती राज। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इस सभा में एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष आयु कंप्लीट हो गई हो, इससे अधिक जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका नाम गांव के क्या मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का क्या सदस्य बन सकता है। ठीक है, एज कितना, 18 वर्ष। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत कई वार्ड के क्षेत्रों में बैठी होती है। इसे वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है। वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, वार्ड पंच के नाम से। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को क्या करते हैं, चुनते हैं, जो पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। पंचायत के क्षेत्र के लोग, ठीक है, किसको चुनते हैं, सरपंच को, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच, सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का संगठन 5 वर्षों के लिए तय करते हैं। सचिव,
ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत दोनों का ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा क्या होती है, सचिव की नियुक्ति की जाती है। अब ऑप्शन मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें पूछे कि सचिव की नियुक्ति किससे की जाती है। ऑप्शन ए दे दे जनता के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दे दे सरपंचों के द्वारा मान लीजिए, और फिर कोई और ऑप्शन दे दे, फिर दे दे सरकार के द्वारा। तो हमारा आप लोग पढ़े रहेंगे तो हम अपना सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो इसलिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो आज चर्चा निर्णय हो उनका रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग, भवन निर्माण, रख रखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित योजना लागू करना। ठीक है। अब आमदनी के स्रोत इसकी, घर बाजारों पर लगाए गए कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकार विभागों द्वारा चलाई गई योजना राशि जो जनपद जिला पंचायत द्वारा समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाले दान। ठीक है। अब समितियां देख लेते हैं। समितियां ग्राम सभा काम करने के लिए क्या करती है, समितियां बनाती है। यह कुछ राज्यों में है। ठीक है। इसके सदस्य होते, कुछ ही राज्यों में है इसके सदस्य होते हैं। कुछ ग्राम सभा सदस्य, कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही है, याद रखिएगा। ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिला पंचायत जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होता है। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि की विवरण के क्या करता है, व्यवस्था करती है। चलिए, तो इस तरह से हमारा पंचायती राज समाप्त हो गया। ठीक है। सरकार के हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, विविधता पहला चैप्टर में विविधता, फिर सेकेंड चैप्टर में विविधता, फिर थर्ड चैप्टर में क्या था हमारा, सरकार, और फिर ठीक है, फिर देखा हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, फिर पांचवा है पंचायती राज। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी। विविधता की समझ पहला चैप्टर का नाम है। विविधता तथा भेदभाव दूसरा चैप्टर का नाम है। सरकार क्या है तीसरा चैप्टर का नाम है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से तत्व होते हैं मुख्य, उसको हमने देखा। पंचायती राज हमने देखा पार्ट 5। अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6, क्या है, गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। पुलिस हर थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। पुलिस हर थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में। ठीक है। पुलिस थाने का क्या होता है, थानेदार होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के कार्य करता है, शांति बनाए रखने के कार्य करता है। कौन करता है, पुलिस करता है। पटवारी अब कौन होता है,
राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड करना। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि के इसके कुछ गांव आते हैं। जैसे ठीक है, मतलब इनका खुद का कुछ एरिया दे दिया जाता है कि यहाँ से इतने से इतने दूरी के जो भी होते हैं और इतने से इतने दूरी की भूमि आपके हैं। ठीक है, तो अलग अलग इनके क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं और इनका कार्य जमीन को नापना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और इनके अधिकार में कुछ गांव आते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे गांव आते हैं। खसरा रजिस्टर क्या होता है? जरीब। ठीक है, ये पटवारी खेत नापने के लिए की गई लोहे का क्या है? जंजीर है। जरीब का मतलब समझ में आया? लोहे की जंजीर है जो पटवारी क्या करता है? उसे खेत नापता है। पटवारी किसानों की भूमि पर कर भी लेता है। अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल को रिकॉर्ड कर सरकार को क्या करता है? देता है। तहसीलदार। ये तहसीलदार कौन होता है? पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए, राजस्व इकट्ठा होते रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र, तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद मामले सुलझाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। हिंदू अधिनियम धारा 2005। कई राज्यों में हिंदू औरतों को अपने परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उसे जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में कानून में बदलाव किया गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में भी बेटे बेटियों की उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। किस अधिनियम के तहत? हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हम लोग कितने चैप्टर देख लिए? विविधता की समझ, विविधता तथा भेदभाव, सरकार क्या है, लोकतंत्र, सरकार के मुख्य तत्व और पंचायती राज। ठीक है, और गांव का प्रशासन। 6 चैप्टर हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, 7वां चैप्टर हमारा क्या है? नगर प्रशासन। क्या है? नगर प्रशासन। इसके पहले 6वां चैप्टर हम लोगों ने गांव का प्रशासन देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नगर का प्रशासन। तो नगर प्रशासन क्या होता है? मतलब नगरों में की जाने वाली प्रशासन के द्वारा मतलब प्रशासन चलाने वाली एक संस्था होती है। चलिए देखते हैं अच्छे से। नगर निगम नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण होते हैं। प्राधिकरण है परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर आते हैं। ठीक है, परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कर आते हैं? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन का कर भी आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन का जिम्मेदारी होता है। यह महानगरों के प्रशासन के जिम्मेदार होता है। ठीक है, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदार होता है। जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज्यादा है वहां यह पाए जाते हैं। जिस शहरों में जनसंख्या कितनी है? 5 लाख या उससे ज्यादा है, वहां हमारा क्या पाया जाता है? परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त। ठीक है, नगर पालिका क्या होता है? यह एक प्रशासनिक इकाई है। यह शहर, कस्बे, गांव उनके छोटे समूह के रूप में होता है। नगर पालिका भारत की मुख्य रूप से शहरों के रूप में जाना जाता है। नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका के। इसमें जनसंख्या कितनी आती है? 20,000 से अधिक की। ठीक है, 20,000 से अधिक की, किंतु ये महानगर नहीं होते हैं। नगर पंचायत जिस क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम नगर पंचायत कहते हैं।
पार्षद, पार्षद और परिषद में अंतर है, ठीक है। पार्षद नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड और पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती हैं। हर नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं। पार्षद किसे बोलते हैं? नगर निगम के सदस्य को, ठीक है। पार्षद याद रहेगा। और इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष। मेयर के लिए 30 वर्ष। मेयर के लिए आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। और न्यूनतम 21 वर्ष, मेयर के लिए 30 वर्ष। तीनों स्तर संगठन 5 वर्ष के लिए। अब भंग की स्थिति 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। भंग जब हो जाती है तो 6 माह के अंदर इसकी चुनाव कराना अनिवार्य है। SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना। महिलाओं को न्यूनतम 33% न्यूनतम का आरक्षण देना। OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण देना। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। उपाध्यक्ष सदस्य खुद ही चुनते हैं। इस तरह से हमारा 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया? फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? विविधता की समझ। सेकेंड, भेदभाव। थर्ड, सरकार क्या है। फोर्थ, लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व। और 5, पंचायती राज। और 6, ग्राम का प्रशासन। और 7 हमने क्या देखा? नगर का प्रशासन। 8 चैप्टर क्या है? ये थोड़ी लंबी चैप्टर है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% क्या है? खेतिहर हैं। खेतिहर मजदूर है, खेतिहर नहीं है, मजदूर है, ठीक है। खेतिहर मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो बाकी क्या है? भूमिहीन है। दूसरा, भारत में 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतिहर के क्या है? मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पे निर्भर रहते हैं। उनकी कई भूमिहीन है। इनमें से कई क्या है? भूमिहीन है, ठीक है। जो दूसरे के खेतों पे निर्भर रहते हैं वो ऐसे परिवार कई भूमिहीन हैं। और कईयों के पास छोटे छोटे क्या हैं? जमीन के टुकड़े भी हैं। कई बड़े बड़े किसान किसानों के तीसरा है कई बड़े बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। 20% किसानों की बड़े किसान के श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत कुछ गांव में खेती, जंगल उपज दोनों आजीविका के क्या हैं? महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हीं व्यापारियों को बेचने जैसे अतिरिक्त काम आय में क्या करते हैं? मदद करते हैं। सहकारी समिति क्यों? दूध बेचना कोई लोगों के आजीविका का क्या है? कमाने का मुख्य साधन है सहकारी समिति में। 5वां, समुद्र तटीय इलाकों में पूरे गांव के लोग क्या करने में? मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। ग्रामीण के क्षेत्र में कुछ लोग बड़े खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यहाँ एक गांव है जिसका नाम चीजामी है। क्या नाम है? चीजामी है। नागालैंड के फेक जिले में स्थित है। इस गांव के रहने वाले लोग चंगेज समुदाय के हैं। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब पहाड़ी की ढाल जमीन के छोटे छोटे सपाट में के टुकड़ों में बांटा जाता है। चीजामी के लोगों के पास क्या अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे की खेती में काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ी के एक हिस्से पर घास पतवार क्या करते हैं? साफ करते हैं।
चलिए, इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अब देखते हैं 9वां चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम, फिर मैं हर चैप्टर में हर रिपीट करते जा रही हूँ ताकि आप लोग को कम से कम चैप्टर का नाम तो याद रहेगा ना। पहला चैप्टर का नाम क्या है? विविधता की समझ। दूसरा, विविधता तथा भेदभाव। तीसरा क्या है? सरकार क्या है। चौथा चैप्टर का नाम, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और पांचवा, पंचायती राज, ग्राम का प्रशासन। छठवां है ग्रामीण क्षेत्र में सॉरी नगर प्रशासन। हमारा क्या है? सातवां है। और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इतना हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है और इतने को बहुत बारीकी से अच्छे ढंग से समझाया है। जो नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 का नाम क्या है? शहरी क्षेत्र में आजीविका। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका देख लिए हैं। भारत में लगभग 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वो अपना जीविका कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार के कमाई के मौके के समान के रूप में सभी को कमाई के मौके के समान रूप में मतलब रोजगार मिलते हैं? आइए जीने का उनके प्रयास देखते हैं। ठीक है। सड़कों पर काम करना। बड़े बड़े शहरों महानगरों कुछ लोग सड़कों के किनारे क्या करते हैं? सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई, मोची तथा ठेले पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले। जो लोग स्वरोजगार में क्या है? लगे हुए हैं, वह उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। खुद योजना बनाते हैं, माल खरीदते हैं और वह कैसे अपनी दुकान लगाए, ये सब उन्हें खुद करना पड़ता है। अहमदाबाद शहर के सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग क्या कर रहे हैं? सड़कों हुए काम कर रहे हैं, तथा बड़े शहरों में फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों की यातायात पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है। इस पर पुलिस प्रशासन क्या करती है? उन्हें अपनी दुकानें लगाने नहीं देती है और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्रदान प्राप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बड़े शहरों में और मान लीजिए जिसकी रोजी रोटी है वही अपना दुकान लगाता है, वही अपने सामान बेचता है और उसकी रोजी रोटी भी वही है। और वो क्या है कि वो यातायात के साधन में क्षेत्र में बाधा बन रही है, गाड़ी आने वाने के लिए बाधा बन रही है, तो वहाँ पुलिस क्या करती है? वहाँ दुकान लगाने नहीं देती और फिर उनकी अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? तो ऐसे में उन लोगों को गांव में क्या होता है कि कई साइड में हफ्ते में एक साप्ताहिक मार्केट जैसे होता है, हफ्ते में एक बार होता है। चलिए देखते हैं बाजारों में दुकानें। बड़े बड़े महानगरों में दुकानें की कतार लगी होती है। ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। यह अस्थायी दुकानें होती हैं, ये मकान में होती हैं। बड़ी दुकानें महानगरों शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, इन्हें शोरूम कहते हैं। ये बड़ी दुकानें होती हैं जिन्हें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं। ये छोटी फुटपाथ से क्या होती हैं? महंगी होती है। जितना रेट लिखा रहता है उतना ही देना पड़ता है। और छोटे फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनसे लोग जाते हैं, अगर सब्जी की भाव है 50 तो उसको सोचते हैं मुला ले। अगर वही बड़ी दुकानें में जाए, जबकि वो उनको ऐसा वहाँ नहीं करना चाहिए। बड़ी दुकानें में जाए, अगर लिखा है 99 रुपया तो 99 ही लेकर आएंगे। जहाँ छुड़ाना चाहिए वहाँ नहीं छुड़ाते, जहाँ नहीं छुड़ाना चाहिए वहाँ छुड़ाते हैं। ऐसा
है हमारे देश में। इस दुकानों में जो माल आता है वो अलग अलग शहरों मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। यह दुकानें विज्ञापन भी चलाती हैं, अखबारों, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पे भी आते हैं। इनकी बड़ी दुकानें लोगों की नौकरियां भी करते हैं। कुछ लोग इनकी दुकानों में क्या करते हैं, नौकरियां करते हैं। दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। लेबर चौक क्या होती है? बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूह में खड़े होते हैं, जहां पर उनके काम के बदले मोल भाव कर सके। उसके बाद लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ मिस्त्री भवन बनाने के लिए लेबर ट्रक से सामान उतारने, टेलीफोन के लाइन, पाइपलाइन खुदवाने बहुत से मजदूर मौजूद होते हैं। फैक्ट्री, यहाँ बहुत से मजदूर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ हजारों लोग क्या करते हैं, नौकरियां करते हैं। फैक्ट्री में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से ज़्यादा होती है तथा फैक्ट्रिया में कार्य करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे क्या होते हैं, चले जाते हैं। 10 बजे रात तक काम कर पूरा करते हैं। सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पे जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए मजदूरों की अधिक वेतन भी मिलती है। फैक्ट्रियों में तैयार माल बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर कार्य करती हैं। दफ्तर ऑफिस क्या होता है? शहरों महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनकी कंपनियां सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, दफ्तर और ऑफिस मौजूद होते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर, सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है, निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेना, भुगतान इकट्ठा करना और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कार्य को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। किसके माध्यम से? मैनेजर और सेल्समैन के माध्यम से। इन दफ्तरों में मैनेजर अस्थायी कर्मचारी होते हैं। मैनेजर क्या होता है? अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण इन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। इनकी तनख्वाह एक भाग भविष्य निधि सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत ब्याज भी मिलता है। नौकरी सेवानिवृत्त होने पर पैसा भी मिलता है, मतलब जब इनकी रिटायरमेंट होती है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती है। इन्हें वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। पारिवारिक चिकित्सा सुविधा। कंपनी ने कर्मचारी उनके परिवारजनों के इलाज का क्या करती है, खर्च उठाती है। तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी की बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं दो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में क्या करते हैं, काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। लगातार उसी दफ्तर में, फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनके काम भी क्या होते हैं, तय होता है। हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह उन्हें निकाला नहीं जाता। काम मतलब कम रहेगा तभी निकाला नहीं जाता। थैंक यू सो मच गाइस। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हुआ। जिस भी क्षेत्र में एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जिस भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी की तैयारी, इसमें आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। मतलब एनसीईआरटी से 1 ना 2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप सबको नमस्कार।